पिंकी बेटा चल, मैं तुझे बर्फ का गोला खरीद देती हूँ। पता है गर्मी में बर्फ का काला खट्टा गोला खाने में जो मजा है ना, वो अलग ही है। हाँ माँ, मुझे बर्फ का गोला खाना है। मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ गई, वरना ये तो मालकिन के घर बिल्कुल उदास हो गई थी। गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। माँ, पीने का पानी बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है। आपको पता है मेरी सहेली शालू के पापा कल नया फ्रिज लाए हैं। आज जब मैं उसके घर गई थी, मैंने वहाँ पर इतना ठंडा पानी पिया था कि आपको बता नहीं सकती। पिंकी बेटा, तुझे तो पता है अभी तेरे पापा और मैं इतना नहीं कमाते कि हम इतना महंगा फ्रिज खरीद सके। हाँ, तुझे ठंडा पानी पीना है ना? आज मैं काम से आते हुए मालकिन से बर्फ लेती आऊंगी, फिर बर्फ का पानी ठंडा करके पी लेना। मैंने रोटी बना कर रख दी है, तो खा लेना। माँ, लाइट चली गई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? वहाँ पंखे में थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। ठीक है चल, पर वहाँ जाकर चुपचाप बैठना, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, मैं वहाँ पर चुपचाप बैठ जाऊंगी। पिंकी की माँ घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी और पिता रोजाना की मजदूरी करते थे। गरीब के लिए तो हर मौसम एक चुनौती बनकर आता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी ज्यादा पड़ रही थी और पिंकी गर्मी से परेशान थी। पंखे की थोड़ी हवा मिल जाए इसी उम्मीद से पिंकी आज अपनी माँ के साथ काम पर चली जाती है। अरे शारदा, पिंकी को साथ लाइए। क्या हुआ? मालकिन ये साथ आने की जिद करने लगी तो लाना पड़ा। मैंने इसे मना भी किया पर। अच्छा ठीक है, तू पहले जाकर बर्तन कर ले और पिंकी तू मेरे साथ आ। अब तू आई गई है तो एक काम कर, छत की झाड़ू लगाकर सारे गमले एक तरफ करके रख दे। पर मैं तो पंखे। ओह नो, छत पर कितनी गर्मी है। ओह मॉम, आप छत पर क्या कर रहे हो? प्रिया बेटा, तुम छत पर क्यों आई हो? जाओ एसी चलाकर बैठो और अपनी आइसक्रीम नीचे जाकर खाओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन काम वालियों के सामने कोई भी चीज मत खाया करो, नजर लग जाती है। अब जाओ, नहीं तो धूप में पैर जल जाएंगे। मैं पिंकी को काम समझा कर आती हूँ, तब तक एसी चलाकर कमरा ठंडा कर दो। ओके मॉम। कितनी टेस्टी आइसक्रीम है। अब इसे खाते हुए मैं टीवी पर अपना फेवरेट शो देखूंगी। अरे बाप रे, धूप से तो शरीर मानो जल जाएगा। पिंकी सुन, तू अच्छे से झाड़ू लगाकर ही नीचे आना, मैं जा रही हूँ, धूप में और खड़ा नहीं हुआ जा। पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो पंखे की हवा खाने आई थी, पर मालकिन ने उसे काम पर लगा दिया। पिंकी तब से धूप और गर्मी में छत पर झाड़ू लगाने लगी। तभी शारदा आ जाती है। पिंकी, ला बेटा, झाड़ू मुझे दे, मैं लगा दूंगी, तू छांव में जाकर बैठ जा। माँ, मैं नीचे जाकर पंखे में बैठ जाऊँ? यहाँ बहुत धूप और गर्मी है। ठीक है बेटा, मैं आंगन का पोछा लगाकर पंखा चलाकर आई हूँ, तू थोड़ी देर बैठ जा, तब तक आंगन भी सूख जाएगा, मैं आकर पंखा बंद कर दूंगी। पिंकी नीचे जाकर आंगन में बैठ जाती है। तभी मालकिन फ्रिज में से आम निकालते हुए बोली, पिंकी इधर तो आ जरा। लगता है मालकिन मुझे आम खाने को पूछ रही है, कब से मैंने आम नहीं खाया। जी मालकिन, आपने बुलाया? ये पंखा फालतू का चला रखा है, बंद करो इसे। शारदा, तुमसे कितनी बार कहा है, आजकल गर्मियों में आंगन बिना पंखे के ही सूख जाता है, फालतू में इतनी देर तक पंखा चलता रहता है। पता है बिजली का कितना मोटा बिल आया है हमारा। अब तुम लोगों को तो इस बात से कोई मतलब होता नहीं है, हमें तो सोचना पड़ता है ना। मॉम, मैंगो शेक बनाकर जल्दी आओ, मैंने एसी चला रखा है, रूम बिल्कुल शिमला जैसा ठंडा हो रहा है। आपने एसी कंबल कहाँ रखा है? मुझे ठंड लग रही है। मैंने अलमारी में रख दिया था, ले लो। अच्छा मालकिन, काम हो गया, मैं चलती हूँ। शारदा पिंकी के साथ घर वापस जाने लगती है। रास्ते में पिंकी का मन उदास था। शारदा को ये बात समझ में आ रही थी। पिंकी बेटा चल, मैं तुझे बर्फ का गोला खरीद देती हूँ। पता है गर्मी में बर्फ का काला खट्टा गोला खाने में जो मजा है ना, वो अलग ही है। हाँ माँ, मुझे बर्फ का गोला खाना है। भैया चटपटा मसाला भी ऊपर डाल देना, तुम भी खाओ ना माँ। हाँ हाँ, खाती हूँ। भैया एक और बना दो। मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ गई, वरना ये तो मालकिन के घर बिल्कुल उदास हो गई थी। अगले दिन शारदा काम पर पहुंचती है। आंगन का पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। अभी मना न करती तो इसका क्या था, पंखा खुला छोड़कर भाग जाती। अब आराम से कुंडी लगाकर कुछ देर एसी में बैठूंगी। हे राम, मैं मर गई, कोई बचाओ। अरे ये तो मालकिन के चीखने की आवाज है। क्या हुआ मालकिन? हे भगवान, मालकिन तो बेहोश हो गई हैं। अब क्या करूं?
मेरे पास तो मालिक का फोन नंबर भी नहीं है। हाँ, रिक्शा बुलाकर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। शारदा रिक्शे वाले की मदद से मालकिन को बराबर वाले डॉक्टर के पास ले जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है। अचानक गिरने की वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई। पता नहीं, अचानक पानी पर पैर फिसला और मैं गिर गई। शारदा, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, पर तुम तो चली गई थी। नहीं मालकिन, वो मैं सीढ़ियों का पोछा लगाना भूल गई थी, तो वही लगाती हुई सीढ़ियों से नीचे तक जा रही थी। अचानक आपकी आवाज सुनकर मैं ऊपर भाग गई। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप ये ले लेना। शारदा मालकिन को घर ले आती है। गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। मालकिन, ये मैं नींबू चीनी की शिकंजी बनाकर लाई हूँ, आप ये पी लो, इससे आपको आराम मिलेगा। शारदा, तुम भी तो पसीने से भीग रही हो, थोड़ी शिकंजी तुम भी पी लो। कब से मेरे चक्कर में इधर उधर घूम रही हो। मैं इस बेचारी को कितना डांट देती हूँ, पर इसने पल भर भी नहीं लगाया मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। शारदा घर चली जाती है, पर उसकी मालकिन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अरे सुषमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वो तो शारदा यही थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वही मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे आंगन का पंखा चलाने के लिए मना किया था। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों ना हम शारदा को एक दीवार वाला पंखा खरीद कर दे दें। उस बेचारी के पास मेज पर रखने वाला एक छोटा सा ही पंखा है। बहुत गर्मी पड़ रही है, मैंने देखा था उसकी बच्ची बेचारी पंखे की हवा को तरसती है, और वो भी तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। रात भर बेचारी कैसे सोती होगी। हम ना जाने अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते हैं, क्यों ना एक गरीब की मदद की जाए। ठीक है सुषमा, शारदा को पंखा देने के साथ साथ तुम्हारी बात को सुनकर मेरे मन में एक विचार और आया है। क्यों ना हम अपनी कॉलोनी की सड़क पर ठंडे पानी की मशीन लगवा लें। राह चलते लोगों को पानी की बहुत प्यास लगती है। रिक्शा वाले, सब्जी, फल और सामान के ठेले वाले, राह पर चलते राहगीर जब गर्मी में तप रहे होते हैं, और गर्मी में सबसे पहली जरूरत ठंडा पानी, जो उन्हें नहीं मिलता। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तो कम से कम पीने का ठंडा पानी मिल ही जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। सुषमा शारदा को एक नया पंखा खरीद कर देती है। पिंकी नए पंखे की हवा खाकर बहुत खुश थी। सुषमा का पति राकेश अपनी कॉलोनी के बाहर सड़क के किनारे एक ठंडे पानी की मशीन लगवा देता है। वहाँ से गुजरते हर राहगीर को गर्मियों में ठंडा पानी पीकर राहत मिलती देख सुषमा और राकेश बहुत खुश। सुरेश की दो बेटी थी, वीरू और धीरू। वो अपने आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर था और उसकी दोनों बेटी उसके पास आंखों में आंसू लिए बैठे थे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और धीरू है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी, आप बस आराम कीजिए, डॉक्टर अभी आता ही होगा। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कहकर अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सुरेश उन्हें छोड़कर चला जाता है। अरे धीरू भाई, मैं तुझसे कहना चाहता था कि मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अब पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। दोनों भाई अब अपना अपना व्यापार संभाल लेते हैं। दोनों एक ही घर में तो रहते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रहती। वीरू शुरू से ही लालची था, इसलिए सुरेश ने पहले ही उन दोनों में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटकर लड़ाई की गुंजाइश खत्म कर दी थी। लेकिन पिताजी के जाने के बाद वीरू का लालच बढ़ने लगा। हाँ भैया, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा तो भाई, तू ना मुझे अपनी गाय दे दे। वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय का करेगा क्या? लेकिन इससे मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। आप ले लीजिए मेरी गाय और उसे बेचकर आप उन रुपयों को अपने व्यापार में लगा ले। बस फिर क्या था, वीरू अपने लालच की वजह से आए दिन
धीरू से किसी न किसी बहाने पैसे या कीमती सामान ऐंठता रहता और बेचारा सीधा साधा धीरू उसकी मदद कर दिया करता। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और दोनों भाई शादी कर लेते हैं। शादी होने के साथ ही अपनी बीवी के कहने पर धीरू अपना हिस्सा अलग कर लेता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अरे साधना, ये देखो, मैंने आज ही एक बड़ी डील साइन की है। ये शहर का सबसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। इसके साथ व्यापार करके मेरे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन इसकी बस एक ही शर्त है, अगर इसे हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो मुझे इसे जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी। ये तो बड़ी ही चिंता की बात लगती है जी। अरे चिंता कैसी, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। मैं इसे हर हफ्ते पेमेंट भी दूंगा और एडवांस पे ऑर्डर भी, तो फिर चिंता काहे की। पास से गुजर रहा धीरू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फिर, अरे राधा सुनती हो, उस धीरू ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ये सुनकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। धीरू उसे सारी बात बताता है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के गुस्सा करने से क्या होने वाला है? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते ही हैं, तो मारिए हथौड़ा। अगले दिन धीरू के घर में चोरी होती है और उसमें उसके वो रुपए भी चले जाते हैं जो धीरू डील के मुताबिक क्लाइंट को देने वाला था। फिर शर्त के हिसाब से धीरू को जुर्माने की रकम देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसका व्यापार भी बंद हो जाता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसे आप जल्दी से जमा सके और कम पैसों से भी शुरू कर सके। आप फल सब्जियों का व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल से ही मंडी जाकर सब जानकारी लेकर आता हूँ। उधर धीरू और राधा धीरू की बर्बादी की खुशियाँ मनाने में लग जाते हैं और इधर धीरू खूब मेहनत करके फिर से अपनी आर्थिक हालात पटरी पर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन, अजी सुनती हो, तुम यहाँ पर उसके बर्बाद होने की गलतफहमी में खुश हुए जा रहे थे और तुम्हारे भाई का फल सब्जियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। मैं अभी बाजार में उसकी दुकान देख कर आ रही हूँ। अरे भीड़ लगी हुई थी वहाँ तो फिर जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो इस मुसीबत का। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। अपने भाई से कह के इसके गोदाम में चूहे डलवा दूंगी, फिर देखना नजारा। राधा की चालाकी से धीरू का ये काम भी ठप हो जाता है। अब धीरू और उसकी पत्नी के लिए उधार पर जीने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बेचारा ईमानदार धीरू अपने भाई भाभी की चालाकी की वजह से बहुत बुरे दिन काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया साधना। पिताजी का दिया हुआ अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ये नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा हमारे लिए। और मेरे दिमाग में तो एक अच्छा आइडिया आ भी गया। मैं बचपन से ही अपनी दादी, नानी और माँ को एक खास तरह का अचार बनाती देखती आई हूँ। वो अचार जितना टेस्टी होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल भी, लेकिन एक बार बन जाने पर वो जल्दी खराब भी नहीं होता जी। वो अचार सिर्फ हमारे ही गांव में बनता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मैं सोचती हूँ वही अचार बनाने का काम हम शुरू करें तो। मैं बनाया करूँगी और आप उसे मार्केट में बेच आया करना। साधना, तुम्हारी बातों से मेरे मन में उम्मीद जाग उठी है, लेकिन ये सब काम शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? ए जी, मेरी ये कंगन किस दिन काम आएंगे? आप इन्हें गिरवी रखवा लो और जब पैसे आ जाए तो इन्हें छुड़वा लेना। साधना बाजार जाकर अचार बनाने का सामान लेकर आती है। फिर घर आकर सारी खिड़की दरवाजे बंद करके अचार बनाती है और धीरू उस अचार को पैक करने में साधना की मदद करता है और अगले दिन बाजार में बेच भी आता है। शुरू में सिर्फ 10 बोतल अचार ही बन पाता है, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से अचार की बोतलें 10 से 50 और फिर 1000 और 10,000 हो जाती है। अब धीरू को अपने काम में मदद के लिए कुछ लोगों को भी काम पे रखना पड़ता है।
लेकिन अचार अब भी साधना ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट बनाए रखती है। अब देखते ही देखते धीरू साधना ब्रांड अचार आसपास के कई शहरों में मशहूर हो जाता है और धीरू के दिन एक बार फिर बदलते हैं। धीरू के पास अब धीरू से दुगना बड़ा घर, गाड़ी, धन, अचार की कई फैक्ट्रीज और नौकर चाकर होते हैं। धीरू की इतनी तरक्की देखकर भीरू और राधा बुरी तरह से जल भुन जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। सुनिए जी, मैं ना कहती थी कि आप हिम्मत रखिए, एक दिन भगवान हमारे रास्ते जरूर खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहां से कहां आ गए। ये सब तुम्हारे फौलाद जैसे मजबूत मन की वजह से हो पाया है साधना, वरना एक समय मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि बिजनेस में मेरा साथ भी दिया। जहाँ एक तरफ धीरू और साधना अपनी मेहनत और हौसले से बहुत तरक्की कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ धीरू और राधा की लालच और धोखेबाजी की वजह से वो इनकम टैक्स वालों की नजरों में आ चुके थे। भीरू के एक घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है और भीरू को काला धन जमा करने के आरोप में जेल जाना पड़ता है।